जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश लिटरेचर में यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के महत्वपूर्ण टॉपिक ऑथर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियोज़ के माध्यम से जॉन मिल्टन पर आधारित प्रैक्टिस सेट 2 पर चर्चा की है। और दोस्तों, इसके साथ ही इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जॉन मिल्टन पर आधारित प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि जॉन मिल्टन पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों एग्जाम्स में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देख लेंगे। दोस्तों दिया है, वेयर वाज जॉन मिल्टन बॉर्न। दोस्तों, जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। ब्रिस्टल में हुआ था दोस्तों, यॉर्कशायर में हुआ था, लिवरपूल में हुआ था या दोस्तों लंदन में हुआ था। आपको बताना है दोस्तों, वेयर वाज जॉन मिल्टन बॉर्न, जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है। आइए साथियों, दोस्तों जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 में ब्रेड स्ट्रीट, कहाँ हुआ था साथियों, ब्रेड स्ट्रीट लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों, ब्रेड स्ट्रीट लंदन में। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था, 9 दिसंबर 1608 में। ठीक है, 9 दिसंबर 1608 में ब्रेड स्ट्रीट लंदन में हुआ था। इसलिए दोस्तों हमारा आंसर सही होगा दोस्तों, लंदन यहाँ ठीक होगा। इसको देख लेंगे साथियों, लंदन यहाँ ठीक होगा, इसको देख लेंगे। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दोस्तों दिया है, इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट विथआउट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। दोस्तों आपको बताना है, इन हुज मेमोरी, दोस्तों किसकी स्मृति में डिड जॉन मिल्टन राइट, किसकी स्मृति में लिखा गया दोस्तों, क्या लिखा गया दोस्तों, विथआउट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। दोस्तों आपको बताना है किसकी स्मृति में लिखा गया है। दोस्तों इसका सही आंसर है, दोस्तों मैं आपको बता दूं, जॉन मिल्टन ने 3 शादियां की थी। जॉन मिल्टन ने दोस्तों 3 शादियां की थी। इनकी फर्स्ट बीवी का नाम था मैरी पॉवेल। क्या था दोस्तों, मैरी पॉवेल। ठीक है, पहली बीवी का नाम था मैरी पॉवेल और दोस्तों सेकंड बीवी का नाम था कैथरीन, इसको शॉर्ट में लिख लेंगे कैथरीन वुडकॉक। क्या था दोस्तों, वुडकॉक। ठीक है, कैथरीन वुडकॉक, इसको शॉर्ट में लिखेंगे। थर्ड बीवी का नाम था इनका साथियों एलिजाबेथ विंशायर। ठीक है, इस तरह से दोस्तों 3 शादियां की थी इन्होंने। और दोस्तों ये जो लाइन है दोस्तों किसकी स्मृति में लिखी गई है, ये आपको बताना है। दोस्तों ये जो है इनकी सेकंड बीवी कैथरीन वुडकॉक की स्मृति में लिखा गया है। इसको सेकंड बीवी कैथरीन वुडकॉक की स्मृति में इसको लिखा गया है। इसको आप देख लेंगे। दोस्तों
इनसे शादी हुई थी दोस्तों 1656 में, ठीक है। और दोस्तों 1658 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से दोस्तों इसको समझ लेंगे। आइए साथियों, हमारा आंसर होगा कैथरीन वुडकॉक। क्या होगा साथियों? कैथरीन वुडकॉक। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप? ठीक है दोस्तों, इसमें दिया है साथियों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। दोस्तों निम्नलिखित, जो जॉन मिल्टन का निम्नलिखित वर्क था उसको दोस्तों उसको किया गया, प्रमोट किया गया दोस्तों, बढ़ावा दिया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता, एंड अपोज लाइसेंसिंग। अपोज मीन्स होता है दोस्तों, यहाँ अपोज मीन्स होता है दोस्तों विरोध। और दोस्तों एक तो मिल्टन का जो वर्क था उसको प्रमोट किया गया, और दोस्तों उसको बढ़ावा दिया गया, और दोस्तों फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया, एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। और दोस्तों विरोध किया गया किसका? लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप का। दोस्तों किसका विरोध किया गया? सेंसर व्यवस्था का विरोध किया गया, और दोस्तों लाइसेंसिंग का विरोध किया गया। ये दोस्तों किस में दिखाया गया है? निम्नलिखित जो उनका वर्क था उसमें दोस्तों ये किस में दिखाया गया है या किस में कहा गया है, ये आपको बताना है। पैराडाइज रेगेंड में, एरियोपैजिटिका, एल्कोन क्लास्टेस, सैमसन अगोनिस्ट। दोस्तों आपको बताया गया है, इन 4 में दोस्तों आपको आंसर देना है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, फ्रीडम एंड प्रेस की बात किस में की गई है दोस्तों? प्रेस की बात किस में की गई है? एरियोपैजिटिका में, ठीक है दोस्तों। लाइसेंसिंग का विरोध और सेंसरशिप का विरोध दोस्तों किस में किया गया है? एरियोपैजिटिका में, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमारा आंसर बी के साथ जाएगा। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेज बुक्स। दोस्तों आपको बताना है पैराडाइज लॉस्ट में दोस्तों कितनी बुक को शामिल किया गया है, आपको बताना है। दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट जो था 1658 में इसको लिखना प्रारंभ किया गया। 1658 में स्टार्ट किया गया इसको लिखना, स्टार्ट 1665 में इसको कंप्लीट कर दिया गया, ठीक है। 1665 में इसको कंप्लीट कर दिया गया, और दोस्तों 1667 में इसको पब्लिश कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों? पब्लिश्ड कर दिया गया। इस तरह से दोस्तों एक चीज़ और बताते चलूँ मैं आपको, इसका जो ओरिजिनल वर्जन था इसका दोस्तों, उसमें 10 बुक को शामिल किया गया था। इसके बाद साथियों इसका जो सेकंड वर्जन आया उसमें साथियों 12 बुक को शामिल किया गया। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, आपको समझ लेंगे। ओरिजिनल वर्जन में इसके 10 बुक को शामिल किया गया, और दोस्तों सेकंड वर्जन में इसकी 12 बुक को शामिल किया। इस तरह से दोस्तों हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पूछा गया दोस्तों कितनी बुक को शामिल किया गया, यहाँ दोस्तों दिया गया है 12 बुक। यहाँ दोस्तों 12 बुक की बात की गई है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर ए के साथ जाएगा। चलिए साथियों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। पैराडाइज लॉस्ट इज़ रिटन इन। दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट जो था, जो एपिक था दोस्तों, वह किस में लिखा गया है?
फ्री वर्स में लिखा गया, ब्लैंक वर्स में लिखा गया, रैम्ड वर्स में लिखा गया, नॉन ऑफ द एबव। उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों आपको बताना है। फ्री वर्स में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, रैम्ड वर्स में लिखा गया है। इसको देख लेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। दोस्तों इसको मैं बता दूं आपको, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ये दोस्तों ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। और दोस्तों अनराइम्ड पेंटामीटर, दोस्तों ये ब्लैंक वर्स में तो लिखा गया, लेकिन दोस्तों ब्लैंक वर्स इसमें दोस्तों दिया गया अनराइम्ड वर्स इन एम्बिक पेंटामीटर इस जनरली दोस्तों ब्लैंक वर्स कहलाता है। ठीक है, ये दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, कुछ स्पष्टीकरण कर लेंगे इसका। ब्लैंक वर्स दोस्तों ये होता क्या है, अनराइम्ड होता है, दोस्तों अनराइम्ड वर्स होता है। ठीक है, और दोस्तों इसको क्या कहते हैं, आइम्बिक पेंटामीटर। क्या होता है साथियों, एम्बिक पेंटामीटर। इस तरह से लिख लेंगे शॉर्ट में इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट। दोस्तों ये फेमस लाइन ऑल इज नॉट लॉस्ट, दोस्तों वह कहता है दोस्तों व्हाट दो, यद्यपि मैंने अपना क्षेत्र खो दिया है, यद्यपि मैंने अपना पद या क्षेत्र खो दिया है, लेकिन दोस्तों ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, लेकिन सब कुछ मैंने अभी नहीं खोया है। इज स्पोकिंग बाय, दोस्तों आपको बताना ये कौन कहता है। दोस्तों मैंने अपना क्षेत्र तो खोया है, लेकिन मैंने अभी सब कुछ नहीं खोया है। ये दोस्तों कौन कहता है, एडम कहता है, ईव कहती है, शैटन कहता है, बेल्ज़ेबब कहता है। दोस्तों आपको बताना है ये कौन कहता है। दोस्तों ये फेमस कोटेशन या फेमस लाइन दोस्तों शैटन ही कह सकता है, क्योंकि दोस्तों उसको गार्डन से दोस्तों बाहर कर दिया जाता है, इसलिए दोस्तों शैटन इस लाइन को कहता है। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट की दोस्तों फेमस लाइन है ये। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। जॉन मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद। दोस्तों जॉन मिल्टन प्रारंभ करता है पैराडाइज लॉस्ट को बुक फर्स्ट से किसके साथ। दोस्तों जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में प्रारंभ करता है, शुरुआत करता है बुक फर्स्ट से दोस्तों किसके साथ करता है, लेमेंट के साथ करता है, बिलाप के साथ करता है, इन्वोकेशन के साथ करता है। और दोस्तों इन्वोकेशन यहाँ आह्वान की बात हो रही है, और दोस्तों सोलोलॉकी की बात हो रही है, यहाँ आत्मभाषण की बात हो रही है, रेफरेन के साथ करता है। आपको बताना साथियों, दोस्तों जब जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत करता है तो दोस्तों बुक फर्स्ट में, तब दोस्तों वह क्या करता है, इन्वोकेशन करता है। क्या करता है दोस्तों, आह्वान करता है। क्या करता है साथियों, आह्वान करता है दोस्तों, प्रेज करता है, प्रार्थना करता है, आह्वान करता है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन। दोस्तों ये शब्द जो है डैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन, दोस्तों जो नीचे लाइन दी गई है दोस्तों, शब्द दिए गए हैं उनको दोस्तों आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट करना है। क्या दिया है दोस्तों, बेटर टू रेन। दोस्तों बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन, आपको बताना है दोस्तों
दोस्तों अच्छा है शासन करना इन हेल, नर्क में शासन करना अच्छा है, देन सर्व इन हेवन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हेवन। दोस्तों ईश्वर से दोस्तों सैटन जो होता है वह उसकी फाइट हो जाती है, और दोस्तों वह कहता है कि अच्छा है रेन इन हेल। दोस्तों नर्क में शासन करना अच्छा है, कहीं ज़्यादा उससे अच्छा है जो कि दोस्तों हम हेवन में सेवा करते हैं, एक तरह से सर्व करते हैं, एक तरह से दोस्तों कहने का अर्थ यही है दोस्तों, स्वर्ग में सेवा करने से बेहतर है, स्वर्ग में सेवा करने की तुलना में बेटर है रेन इन हेल, नर्क में शासन करना। क्या है दोस्तों, स्वर्ग में सेवा करने से बेहतर है नर्क में राजाओं की तरह जीवन बिताना, शासन करना, शासक बन के रहना। ठीक है, ये चीज़ दोस्तों कौन कहता है, शैटन कहता है। और दोस्तों इसका सही आंसर होगा हेवन। दोस्तों हेवन, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन इज। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे। बाय व्हाट एज हैड जॉन मिल्टन बीकम टोटली ब्लाइंड। दोस्तों आपको बताना है दोस्तों, जो जॉन मिल्टन होता है दोस्तों पूरी तरह से अंधा हो जाता है। किस एज में दोस्तों पूरी तरह से जॉन मिल्टन अंधा हो जाता है, वह क्या एज है आपको बताना है। 34 वर्ष में। दोस्तों मैं आपको बता दूं 1652 में पूरी तरह से टोटली ब्लाइंड हो जाता है। दोस्तों क्या हो जाता है, टोटली ब्लाइंड। ठीक है, टोटली ब्लाइंड हो जाता है कौन, जॉन मिल्टन। क्योंकि दोस्तों अगर आप माने तो 1608 में इसका जन्म होता है, और दोस्तों 1652 में ब्लाइंड हो जाता है। दोस्तों जब 1608 को हम माइनस करेंगे 1652 से, तो दोस्तों कितने वर्ष बचेंगे, 44 वर्ष। इस तरह से दोस्तों आप सीधा सीधा इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 44 वर्ष। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 44 वर्ष। दोस्तों 1652 में पूरी तरह ब्लाइंड हो जाता है, और दोस्तों 1608 में उसका जन्म होता है। इस तरह से दोस्तों 1652 से 1608 जब माइनस करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 44 वर्ष। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे, आंसर हमारा होगा सी। आइए साथियों उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्ट। दोस्तों व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट है दोस्तों कैसा वर्क है दोस्तों आपको बताना है। वर्स प्ले है, एपिक है, लिरिकल ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है, आपको बताना साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। एक तरह का दोस्तों वर्स प्ले है। क्या है साथियों, वर्स प्ले है। सैमसन एगोनिस्ट दोस्तों एक तरह का वर्स प्ले है जो कि जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और दोस्तों इसका जो पब्लिकेशन हुआ दोस्तों, पब्लिश्ड हुआ सन 1671 में। इसके साथ ही दोस्तों एक वर्क और हुआ था, एक वर्क और पब्लिश्ड हुआ था इसी वर्ष दोस्तों, पैराडाइज रिगेंड। कौन सा हुआ था दोस्तों, 1671 में पैराडाइज रिगेंड। ठीक है, ये दोनों वर्क दोस्तों 1671 में पब्लिश किए गए थे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। इसमें दिया है दोस्तों इन विच ईयर मिल्टन्स लिसिडस वाज रिटन। दोस्तों लिसिडस को किस वर्ष लिखा गया आपको बताना है दोस्तों। वह कौन सा वर्ष है, किस वर्ष में मिल्टन के लिसिडस को लिखा था, मिल्टन ने लिसिडस को लिखा था दोस्तों किस वर्ष में, इसको बताना दोस्तों। 1638 में, 1632 में, 1637 में, 1636 में, आपको बताना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेंगे।
समझ लेंगे साथियों इसको। दोस्तों ये डेडिकेटेड किया गया था साथियों, डेडिकेटेड किया गया था उनके कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग को। किसको साथियों? एडवर्ड किंग को। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं, 193 लाइन में लिखा गया है, ये एक पोएम है दोस्तों। और दोस्तों इर्रेगुलर राइम्ड में लिखा गया है दोस्तों, ये इर्रेगुलर, इस तरह से लिख लेंगे, इर्रेगुलर राइम्ड, ठीक है, इर्रेगुलर राइम्ड में लिखा गया है ये। और इसके साथ ही साथियों 1637 में इसको लिखा गया था। इसके साथ ही साथियों 1638 में इसको पब्लिश कराया गया। कब कराया गया साथियों? 1638 में इसको पब्लिश कराया गया। इसको आप समझ लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमारा आंसर होगा 1637, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? दोस्तों आपको बताना है वो कौन है इसका राइटर। दोस्तों हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन का राइटर कौन है? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्थी। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेंगे। दोस्तों एक तरह का ये जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन दोस्तों एक तरह का अनफिनिश्ड वर्क है, अनफिनिश्ड। जॉन मिल्टन का दोस्तों अनफिनिश्ड वर्क है। और दोस्तों ये अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है। इसके साथ ही दोस्तों क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? प्रोज वर्क, अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है। इसको समझ लेंगे दोस्तों। इसको जो दोस्तों पब्लिश कराया गया था साथियों 1670 में, ठीक है, 1670 में इसको पब्लिश करा दिया गया था। आइए साथियों देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस। मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इन जनरली रिगार्डेड एज। दोस्तों आपको बताना है दोस्तों सामान्य रूप से माना है, क्या माना है दोस्तों? पोएटिक स्टाइल। दोस्तों जो उनकी कवित्वपूर्ण शैली थी उसको सामान्य रूप से माना है। मिल्टन्स की उस कवित्वपूर्ण शैली थी उसको सामान्य रूप से माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है? प्लेन स्टाइल, क्लासिकल स्टाइल, ग्रैंड स्टाइल, ऑर्नामेंट स्टाइल। दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर होगा ग्रैंड स्टाइल। दोस्तों ग्रैंड का मीन्स होता है श्रेष्ठ या उत्कृष्ट, या दोस्तों आप कह सकते हैं योग्यताधारी, एक तरह से योग्यता के लिए आता है। और दोस्तों उनका जो स्टाइल था, उनकी जो शैली थी लिखने की, ग्रैंड स्टाइल में लिखते थे वो, ठीक है। इसको समझ लेंगे साथियों। आइए साथियों देख लेते हैं। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन वाई चूज द राइट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दोस्तों आपको बताना है लाइफ ऑफ मिल्टन्स हैज़ बीन रिटन बाय चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, चार्ल्स लैम्ब, जॉन ड्राइडेन। साथियों आपको बताना है दोस्तों लाइफ ऑफ मिल्टन, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय सैमुअल जॉनसन। क्या है दोस्तों? सैमुअल जॉनसन ने लिखा था दोस्तों लाइफ ऑफ मिल्टन, ठीक है। इसका सही आंसर होगा सैमुअल जॉनसन। इसको देख लेंगे। आइए साथियों
क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन्स एरियोपैजिटिका कंसर्न्स विद। दोस्तों आपको बताना है मिल्टन्स का जो एरियोपैजिटिका है उसको दोस्तों कंसर्न्स किया गया है। दोस्तों किसके साथ कंसर्न्स किया गया है? कंसर्न किया गया है दोस्तों किसके साथ? चिंतन कहते हैं दोस्तों, कंसर्न की बात कर रहे हैं यहाँ पर, चिंतन कहते हैं। चिंतन किसके साथ किया गया है? किस पर चिंतन किया गया है इसमें? लिबर्टी ऑफ ह्यूमन राइट्स पर, लिबर्टी ऑफ प्रेस पर, फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी पर, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स पर। आपको बताना साथियों इसका सही आंसर होगा दोस्तों, मैं कई बार इस विषय पर डिस्कस कर चुका हूँ, लिबर्टी ऑफ प्रेस। दोस्तों एरियोपैजिटिका जो है वह लिबर्टी ऑफ प्रेस की बात करता है, इसलिए दोस्तों इसको प्रिंटिंग किया गया 1644 में। कब दोस्तों? 1644 में प्रिंटिंग किया गया इसको। और दोस्तों प्रोज पोलेमिकल ट्रैक्ट के रूप में इसको जाना जाता है, प्रोज ट्रैक्ट के रूप में इसको जाना जाता है, हम कह सकते हैं। दोस्तों इसमें अपोजिस विरोध किया गया है लाइसेंसिंग एंड कंसरशिप। दोस्तों इसमें विरोध किया गया है एक तरह की जो लिबर्टी है ऑफ द प्रेस की, और दोस्तों सेंसरशिप है उसका दोस्तों विरोध किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस कोमस इज। दोस्तों आपको बताना है कोमस है क्या है? अ मास्क्यू है, अ पास्टोरल एलेगरी है, पोएटिक लाइन है, अ फार्स। साथियों आपको बताना है कि जो कॉमस है दोस्तों जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया जो दोस्तों कॉमस है वह क्या है दोस्तों? अ मास्क्यू है, अ पास्टोरल एलेगरी है, पोएटिक लाइन है, अ फार्स है। का सही आंसर होगा दोस्तों अ मास्क। ठीक है, इसका सही आंसर होगा अ मास्क। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। अ मास्क दोस्तों ये जॉन मिल्टन द्वारा दोस्तों एक मास्क के रूप में लिखा गया था, और दोस्तों ये 1634 में इसको लिखा गया है। ठीक है, 1634 में इसको लिखा गया है, और दोस्तों एक तरह का ये द मास्क है। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। जॉन मिल्टन्स एल एलेगरी इनवोक्स विच ग्रेस विद हुम ही मीन्स टू लिव। दोस्तों आपको बताना है जॉन मिल्टन का जो यहाँ जॉन मिल्टन का एल एलेग्रो इनवोक्स, उसमें दोस्तों आह्वान किया जाता है विच जो ग्रेस विद हुम ही मीन्स टू लिव। दोस्तों इसमें बताना है आपको किसके विषय में दोस्तों इसमें आह्वान किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों मर्थ, जॉय, हैप्पीनेस, लव। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा साथियों सबसे पहले मैं इसके फैक्ट बता दूं दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये पास्टोरल क्या है साथियों? एक पास्टोरल पोएम है। क्या है साथियों? पास्टोरल पोएम है। इसके साथ ही दोस्तों इसको पब्लिश कराया गया है 1645 में। दोस्तों इसके साथ ही एक दूसरी पोएम थी दोस्तों इल पेंसेरेसो। दोस्तों कौन सी पोएम थी? इल पेंसेरेसो। इसके साथ ही दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों मर्थ। ठीक है, इसको दोस्तों कहते हैं हम मर्थ की बात करते हैं। इसमें दोस्तों मर्थ मीन्स होता है खुशी होता है, और दोस्तों आनंद होता है। ये दोस्तों इसके लिए शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको आप समझ लेंगे। इसलिए दोस्तों हमारा आंसर होगा मर्थ। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज मनोहा
रिपोर्ट द एंड ऑफ द प्रोटागोनिस्ट इन मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्ट। दोस्तों आपको बताना है प्रोटागोनिस्ट की बात की गई है, नायक की बात की गई है, नायक की बात की गई है। इस तरह से दोस्तों नायक की बात की गई है। मनुआ रिपोर्ट संदेश देता है द एंड ऑफ द प्रोटागोनिस्ट इन मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्ट में। दोस्तों मिल्टन्स के जो सैमसन एगोनिस्ट है उसमें दोस्तों एक नायक होता है और दोस्तों एंड में एक संदेश देता है। वह दोस्तों क्या होता है आपको बताना है। आवर क्यूर टू बी नो क्यूर एंड सैड क्यूर, दिस हॉरर विल ग्रो माइल्ड, दिस डार्कनेस लाइट। ठीक है, ये हो गया। कॉल्म ऑफ माइंड, दोस्तों मस्तिष्क मन की शांति की बात करता है। ऑल पैशंस, सभी जुनून स्पेंट, क्षीण होने की बात करता है। सभी जो जुनून होते हैं, जोश जो होता है वो क्षीण होने की बात करता है। ये दोस्तों हमारा आंसर भी यही है दोस्तों, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सही आंसर हमारा दोस्तों यही हो जाएगा, कॉल्म ऑफ माइंड ऑल पैशंस स्पेंट। दोस्तों सही आंसर हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का देख लेंगे साथियों। सही आंसर होगा आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। इन विच ऑफ हिज टेक्स्ट डज मिल्टन से ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीजन itself kills the image God as it were in the eye। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर। सही आंसर आपको बताना है दोस्तों, इन विच ऑफ हिज ट्रैक। दोस्तों वह कौन सा ट्रैक्स है। डज मिल्टन्स, जिस कहता है, जो मिल्टन्स कहता है, ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीजन itself kills द इमेज गॉड एज इट बर इन द आई। दोस्तों आपको बताना है वह कौन सा वर्क है दोस्तों। टेट्रा चॉर्डन है, एरियोपैजिटिका है, कोलस टेरियन है, डी डॉक्ट्रिना चिस्टिनिया। दोस्तों आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा एरियोपैजिटिका। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों एरियोपैजिटिका। इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे। हु इज़ द थॉमस ग्रे रेफरिंग टू इन हिज लाइन्स। दोस्तों हु इज़ द थॉमस ग्रे रेफरिंग टू इन हिज लाइन्स, नॉर सेकेंड ही। दोस्तों नॉर सेकेंड ही डैट रोड सबलिम अपॉन द सेरफ विंग्स ऑफ एस्टेसी फ्रॉम द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी। दोस्तों थॉमस ग्रे द्वारा प्रोग्रेस ऑफ पोएसी की रचना की गई और दोस्तों उसमें इन शब्दों को बोला गया है विलियम शेक्सपियर के लिए। किसके लिए बोला गया। विलियम शेक्सपियर के लिए, जॉन मिल्टन के लिए, स्पेंसर के लिए, जॉन डन के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जॉन मिल्टन के लिए इन शब्दों को बोला गया है प्रोग्रेस ऑफ पोएसी में। ठीक है, थॉमस ग्रे द्वारा लिखी गई प्रोग्रेस ऑफ पोएसी में इन शब्दों को बोला गया है जॉन मिल्टन के लिए। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, जॉन मिल्टन्स लिसिडस इज अ ऑब्लिक एन। दोस्तों आपको बताना है एपिक है, एलेजी है, ओड है, लिरिक है। लिसिडस क्या है दोस्तों। जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया है दोस्तों। लिसिडस है एक। दोस्तों यहाँ एलेजी दिया है तो हमारा आंसर भी एलेजी होगा क्योंकि दोस्तों पास्टोरल एलेजी है एक तरह का ये। और दोस्तों इसको लिखा गया है 1637 में
और दोस्तों इसको पब्लिश कराया गया 1638 में। और इसके साथ ही दोस्तों ये किसको डेडिकेट किया गया है, जो दोस्तों जॉन मिल्टन के कॉलेज फ्रेंड थे एडवर्ड किंग। कौन थे दोस्तों? एडवर्ड किंग को डेडिकेट किया गया है। इसको आप समझ लेंगे। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे। हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लिसिडस फॉर इट्स इसको समझ लेंगे साथियों। इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी, दोस्तों आपको बताना है इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी, दोस्तों आपको बताना है इम्प्रोबेबिलिटी, आपको बताना है दोस्तों। अंतर्निहित असंभाव्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अंतर्निहित असंभव की बात कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों हु डिसअप्रूव्ड, दोस्तों किसके द्वारा अस्वीकृत किया गया? मिल्टन्स की जो लिसिडस है दोस्तों, वह किसके द्वारा अस्वीकृत की गई थी? इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी, आपको बताना दोस्तों। अंतर्निहित असंभाव की बात की गई है इसमें। सैमुअल जॉनसन द्वारा, आई रिचर्ड द्वारा, एफ आर लेविस द्वारा, टी एस एलियट द्वारा। साथियों आपको बताना है इसका सही आंसर होगा सैमुअल जॉनसन द्वारा। ठीक है, सैमुअल जॉनसन डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लिसिडस। दोस्तों मिल्टन्स की जो लिसिडस थी उसको दोस्तों अस्वीकृत किया गया था सैमुअल जॉनसन द्वारा। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे। इसमें दिया साथियों, इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन appearance of effort in Shakespeare, scarcely any this remark has been made by, दोस्तों किसके द्वारा ये टिप्पणी की गई है? इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन appearance, दोस्तों आपको बताना है किसके द्वारा ये टिप्पणी की गई? थॉमस हार्डी के द्वारा, निज़िम एज़ेकियल के द्वारा, विलियम हाजलिट के द्वारा, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों विलियम हैजलिट। किसके द्वारा दोस्तों? विलियम हैजलिट के द्वारा ये टिप्पणी की गई है ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेंगे। whom does मिल्टन accused in पैराडाइज लॉस्ट एज the sons of Belial flown with insolence and wine, दोस्तों आपको बताना है वह कौन है जो दोस्तों आरोप लगाता है या दोष ठहराता है इन पैराडाइज लॉस्ट को दोषी बनाता है दोस्तों। द सन्स ऑफ बेलियल फ्लोन विथ इंसोलेंस एंड वाइन, आपको बताना साथियों। क्वेश्चन नंबर 24, जो शैतान की बात की गई है दोस्तों, शराब की बात की गई है, और दोस्तों इसके साथ ही एक तरह से बदतमीज़ी की बात की गई है। इसको आप देखना है। द एंग्लिकन क्लर्जी, द कैवलियर पोइट्स, द अपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, ऑल ऑफ द एवं, उपरोक्त में तो सभी दोस्तों सभी हैं। इसके साथ ही दोस्तों सभी हैं, हमारा आंसर डी के साथ जाएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं। ये सभी इसको दोषी ठहराते हैं पैराडाइज लॉस्ट को, दोस्तों आरोप लगाते हैं, ये समझना है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे। व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय मिल्टन, दोस्तों व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय मिल्टन, मिल्टन द्वारा दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट को कब कंप्लीट किया गया? दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको स्टार्ट किया गया, स्टार्ट टाइम है दोस्तों, स्टार्ट किया गया
1658 में। ठीक है, इसको दोस्तों कंप्लीट किया गया साथियों 1665 में। ठीक है, इसको पब्लिश्ड किया गया साथियों 1667 में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो साथियों यहाँ पूछा है कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड हमारा आंसर तो साथियों 1665 हो जाएगा। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे। 26 दिया है साथियों, जॉन मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी ऑफ क्रॉमवेल्स। दोस्तों जो क्रॉमवेल्स था, क्रॉमवेल्स की जो गवर्नमेंट थी दोस्तों, सरकार थी, उसमें दोस्तों चीफली ड्यू टू हिज वर्क, उसको उसके वर्क के हिसाब से दोस्तों एक लैटिन सेक्रेटरी के रूप में रखा गया था, या मतलब नियुक्त किया गया था जॉन मिल्टन को। वह दोस्तों पद क्या था? ठीक है दोस्तों, इसमें बताना दोस्तों ऑन द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑन द टेनर ऑफ किंग्स एंड द मजिस्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, ऑन द टेनर ऑफ द किंग्स एंड मजिस्ट्रेट दोस्तों एक जिलाधिकारी के रूप में, और दोस्तों राजा का एक टेनर के रूप में। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 27 देख लेंगे। सैमसन अगोनिस्ट शोज मिल्टन्स डिज़ायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। साथियों आपको बताना है, सैमसन अगोनिस्ट शोज दिखाता है मिल्टन्स की इच्छाओं को टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश, जो इंग्लिश में जो बाहर निकाली जाती हैं, निकालने की बात की जा रही है दोस्तों। सैमसन अगोनिस्ट शोज मिल्टन्स, सैमसन अगोनिस्ट जो है दोस्तों पोएम, उनकी एक तरह से दोस्तों वह बाहर करती है या दिखाती है मिल्टन्स की डिज़ायर को, उनकी इच्छाओं को, टू ब्रिंग बाहर लाने को, ओवर इनटू इंग्लिश जो अंग्रेजी में उनकी योग्यताएं थी दोस्तों, उसको बाहर लाने को दिखाती है। ठीक है, द मिथोलॉजी ऑफ सैमसन फॉर ऑल टू नॉन द ग्रेविटी एंड calm dignity of the Greek tragedies। ठीक है, द स्टोरी ऑफ सैमसन वाज akin to his own life, the bitter irony with which he could write। दोस्तों आपको बताना है, इसका सही आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेंगे दोस्तों। उसकी ग्रेविटी एंड कॉम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी दोस्तों इसको बाहर निकालती है। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 28 देख लेंगे। एल एलेग्रो एंड एल पेंसरेसो मीन। दोस्तों आपको बताना है एल एलेग्रो एंड इल पेंसरेसो मीन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, दोनों का आपको बताना है, दोनों का अर्थ क्या होता है। साथियों मैं आपको बता दूं, ये एक तरह की दो पोएम है, और दोस्तों इनको सिस्टर पोएम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको सिस्टर पोएम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, इनको सिस्टर पोएम भी कहा जाता है। ठीक है, पोएम्स भी कहा जाता है। और दोस्तों इसको दोस्तों द ब्लाइंड मैन एंड द अनहैप्पी मैन, दोस्तों इसमें ये कहा गया है, इनका दोनों का अर्थ ये होता है नहीं। द डिस्परेट मैन एंड द पेंसिव मैन, ये भी नहीं होता दोस्तों इसका सही आंसर होगा द जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन। इसमें दोस्तों कहा गया है या जॉयस मैन दोस्तों एक तरह का खुश व्यक्ति, या दोस्तों हैप्पी मैन इसको कह सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों दूसरा कहा गया है साथियों द मेडिटेटिव मैन, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं थॉटफुल मैन, या दोस्तों चिंतनशील व्यक्ति। ठीक है,
इसको ऐसे कह सकते हैं दोस्त, चिंतनशील या ध्यानशील व्यक्ति, इसको ऐसे कह सकते हैं। तो दोस्तों आंसर हमारा सी के साथ जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इसको पब्लिश कराया गया साथियों 1645 में। ठीक है, इसको पब्लिश कराया गया 1645 में, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जॉन मिल्टन्स मैग्निफिसेंट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी वाज रिटन व्हेन द पोइट्स एज वाज। दोस्तों आपको बताना है, जब दोस्तों जॉन मिल्टन ने ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी लिखा, तब दोस्तों जो कवि हैं उनकी एज कितनी थी, आपको बताना साथियों उनकी एज कितनी थी। दोस्तों ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी जब लिखा गया दोस्तों, ये दोस्तों लिखा गया था 1629 में। ठीक है, इसको लिखा गया 1629 में। और दोस्तों जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में। उनके जन्म से ही दोस्तों हम देख लेंगे, और इस तरह से दोस्तों हम 1629 में से 1608 जब माइनस करेंगे दोस्तों, तो एज आएगी दोस्तों 21 वर्ष। और दोस्तों 21 वर्ष जब आएगी तो हमारा आंसर भी 21 वर्ष के साथ जाएगा। यहाँ दोस्तों बी में 21 वर्ष दिया है, इसलिए दोस्तों आंसर हमारा 21 वर्ष होगा। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे, डी डॉक्ट्रिनिया। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टाना कास्ट डॉट ऑफ द ऑर्थोडॉक्सी। दोस्तों आपको बताना है पैराडाइज लॉस्ट, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, पैराडाइज रिगेन्ड, प्रोसी डिफेंसियो, किससे ली गई लाइनें हैं ये दोस्तों आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे, रूढ़िवादिता की बात की गई दोस्तों, इसमें ऑर्थोडॉक्सी की बात की गई है, रूढ़िवादिता की बात की गई है। और दोस्तों ये दोस्तों लाइनें हैं पैराडाइज रिगेंड की। ठीक है, पैराडाइज रिगेंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये दोस्तों सही आंसर होगा। दोस्तों पैराडाइज रिगेंड को पब्लिश कराया गया था 1671 में। ठीक है, 1671 में इसको पब्लिश कराया गया था, और दोस्तों जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया है ये आपको समझना है। आइए साथियों देख लेते हैं। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों आपको इस तरह के इंटरेस्टेड वीडियो समय समय पर मिलते रहें। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,